नारद संचार के सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए एपिसोड में। आज की इस बैठक में हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर के बारे में कि बैंकिंग सेक्टर में आम आदमी के लिहाज से क्या बेहतर हो सकता है और आम आदमी को बैंकों में जाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। उनके लिए अभी 1 फरवरी को हमारा नया बजट भी आने वाला है। हालांकि ये बजट एक लेखानुदान के तौर पर पेश किया जाएगा क्योंकि आम चुनाव आने वाले हैं। जो नई सरकार आएगी फिर वो अपना बजट जुलाई तक पेश करती है। तो हमारे साथ बैंकिंग क्षेत्र पर बात करने के लिए वॉइस ऑफ बैंकिंग के संस्थापक श्री अश्वनी राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो अश्वनी राणा जी नमस्कार। अभी मुझे आपकी तस्वीर दिखाई दी है। पहले तो हमारे नारद संचार के इस ऐप में आपका स्वागत है। आप लंबे समय तक बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े रहे हैं और बैंक कर्मियों की या बैंकों में क्या बेहतर होना चाहिए, क्या सुविधाएं होनी चाहिए, आपने समय समय पर उनकी आवाज उठाई है। आपका भी एक वीडियो में देख रहा था, आप भी अपना इस बारे में बैंक की जो आवाज है उसको उठाते रहते हैं। तो मैं एक आम आदमी के लिहाज से, आम आदमी की दृष्टि से ये जानना चाहूंगा आपसे कि जो हमारी पूरा बैंकिंग सेक्टर है, क्योंकि आम आदमी के जीवन से आप आज जो है बैंक काफी नजदीकी से जुड़ा हुआ है, तो एक आम आदमी के लिहाज से उसमें क्या देखते हैं आपकी क्या सुधार आना चाहिए? देखिए, सुधार की बात कहें तो बैंकिंग में बहुत जबरदस्त सुधार हुए हैं। मतलब इतने रिफॉर्म्स जिसे कहना चाहिए बैंकिंग के क्षेत्र में हो गए कि कोई समय था मैनुअल होता था, कस्टमर को वहां जाना पड़ता था, पासबुक, चेकबुक, लेकिन आज सारा डिजिटलाइजेशन होने के बाद बहुत सुधार हो गए और एक साधारण जो कस्टमर है उसको बैंक में जाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि बैंकों ने अपने ऐप जो है वो लॉन्च कर दिए हैं। आप अपने ऐप से घर से बैठिए और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, अपना अकाउंट देख सकते हैं, अपनी स्टेटमेंट ले सकते हैं, कहीं ट्रांसफर करना है, सब कुछ कर सकते हैं। और अभी तो ई डिजिटल जो करेंसी है वो भी लॉन्च हो गई है। आप अपने उस अकाउंट से अपना ई वैलेट खोलकर और जो रुपी है, ई रुपी, वो भी घर पे ले सकते हैं 24 आवर। एटीएम तो पहले से ही है, तो लेकिन आज एटीएम जाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ये सब कुछ टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन होने के बाद कस्टमर को एक बहुत जरूरी ध्यान रखने की जरूरत है कि भाई ये क्योंकि सब ऑनलाइन है तो उसकी जो पासवर्ड है, उसकी ट्रांजैक्शंस है, यूपीआई करते हुए उसका बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ध्यान हटा और दुर्घटना हुई, वो वाली बात है। तो इसलिए ध्यान मतलब उसकी सुरक्षा जो है वो हमारे हाथ में ही है। कल को हम कहीं अगर हमने किसी को पासवर्ड अपना दे दिया या कहीं पर भी कुछ भी शेयर कर दिया तो हम फंस सकते हैं। आज आए दिन मार्केट में लुभावने मैसेज आते हैं, उनके ऊपर ना जाएं। बैंक वाले भी इस प्रकार के कोई प्रलोभन भेजते नहीं। अगर बैंक से भी कोई मैसेज आया है तो आप उसको इमीडिएटली कंफर्म मत कीजिए। आप देखिए कि वो वाकई उस बैंक के जो एसएमएस है वहीं से आया क्या या मेल आई है वहीं से आई है, क्योंकि आपने एक क्लिक किया तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। इसलिए बैंक भी समय समय पर अपनी जो वॉल्स है सुरक्षा की उसको सुदृढ़ करता रहता है, लेकिन कस्टमर को भी आंखें बंद करके उसको नहीं करना, ये तो उसके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा एक सुझाव हमारा ये है, हमने आरबीआई गवर्नर को, एफएम को भी लिखा है कि अगर आपके पास कस्टमर को बहुत सारी कंप्लेंट्स रहती है, वो क्या करता है कि बैंक में उसकी कोई भी दिक्कत हुई, मतलब बैंक से कोई भी उसको समस्या है तो बैंक में जाता है, ब्रांच में नहीं होती, फिर ब्रांच में लेटर देता है, मेल करता है, फिर रीजनल ऑफिस, फिर हेड ऑफिस, फिर चेयरमैन, तो बहुत जगह जाके वो कंप्लेंट अपनी उसके लिए करता है कि मेरी समस्या सुधार नहीं हो रहा। लेकिन जनरली बैंक उसको आजकल कस्टमर केयर को मतलब बहुत अच्छी तरह से हैंडल करते हैं कस्टमर कंप्लेंट को, लेकिन इतनी संख्या में होती है तो हमने रिजर्व बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री को सुझाव दिया है कि जिस प्रकार से आपने ओम्बड्समैन पोर्टल शुरू किया है वो यूनिफाइड हो गया कि सभी तरह के कंप्लेंट जो है वो उसी के ऊपर आएंगी। वो अलग अलग स्टेट वाइज और रीजनल वाइज था, तो इसी प्रकार से रेडरेस्टल फोरम, रेडरेस्टल पोर्टल आरबीआई को शुरू करना चाहिए, क्योंकि आज डिजिटलाइजेशन है तो वो रिजर्व बैंक लेवल पर हो और किसी को भी बैंक से संबंधित कोई कंप्लेंट करनी है तो उसी रेडरेस्टल पोर्टल पर जाके करे और वो जो है उससे उसकी कंप्लेंट लॉन्च होके रिस्पेक्टिव बैंक में चली जाए। आप आरटीआई देखिए, आरटीआई भी एक है, मतलब पोर्टल उसका अलग अलग एरिया में जाने के लिए सुविधाएं हैं। तो उस प्रकार से बहुत सारे मैन पावर बचेगी और कस्टमर को उसकी कंप्लेंट का स्टेटस पता लगेगा कि आज मेरी जो कंप्लेंट है उसका स्टेटस क्या है। और अगर 30 दिन में वो कंप्लेंट रेस्ट नहीं होती तो ऑटोमेटिकली वो आरबीआई के ओम्बड्समैन पोर्टल पे चली जाए और देन आरबीआई जो है उसका एक्शन लेगा, बैंक को जो भी फॉलो करना है करेगा। तो मुझे लगता है ये अगर आरबीआई और सरकार मिनिस्ट्री जो इसके ऊपर लेती है तो कस्टमर्स की बहुत सारी जो समस्याएं है ना छोटी छोटी, वो उसमें सुधार आ जाएगा और उसको कोई परेशानी नहीं। राणा साहब, अभी जैसे हम हमारी कोई बैंक शाखा
शाखा है, मैं वहाँ जाता हूँ, तो अभी अगर हमारी कोई समस्या है तो उस शाखा में ही देनी पड़ती है कि क्या करना पड़ता है? नहीं, शाखा में भी दे सकते हैं। बैंकों के अपने कस्टमर केयर के नंबर्स हैं, नोडल ऑफिसर्स उसके वेबसाइट के ऊपर हैं, उनको भी दे सकते हैं। फिर रीजनल ऑफिस में दे सकते हैं। मतलब कई जगह पे ऐसा दिया जा सकता है। लेकिन वो क्या होता है कि 4 जगह एक ही कंप्लेंट आपने डाली तो 4 जगह फॉलो अप होगा, उसका मैन पावर लॉस होगा और कस्टमर को वहां जाना पड़ेगा कि मेरी कंप्लेंट का क्या हुआ, मतलब उसका स्टेटस क्या है। लेकिन अगर वो एक यूनिफाइड पोर्टल जो है, रजिस्टर्ड पोर्टल आ जाता है, तो वहां पर देख सकता है कि मैंने आज कंप्लेंट लॉन्च की, इसका स्टेटस ये है, ये बैंक में गई, बैंक से ये हेड ऑफिस में गई, वहां से क्या फॉलो अप हो रहा है। तो एक बहुत ही जो है ना रिफॉर्म जो है उसके अंदर आ सकते हैं और कस्टमर को घर बैठे ही बैंक जाने की जरूरत ही नहीं। मतलब आपका सुझाव ये है कि सभी बैंकों के लिए पोर्टल बन जाए और उसके बाद वो बैंक उसको उस हिसाब से हैंडल कर ले, उस शिकायत को। जो ग्राहक है उसको अलग अलग शाखा में या उसके हेड ऑफिस में या उसमें अलग अलग कहीं जाने। तो निजी क्षेत्र के बैंक भी इसमें शामिल होंगे जो आरबीआई के पास जिनका रजिस्ट्रेशन है, जो आरबीआई के गाइडेंस में आते हैं? नहीं, पूरे ऑल इंडिया के, सिर्फ एक स्टेट के नहीं, ऑल इंडिया के। ये जो है ऑल इंडिया बेसिस पे अखिल भारतीय स्तर पर पोर्टल होगा और उसमें आरबीआई चाहे तो अलग अलग बैंक के लिए अलग अलग बना सकता है या वहीं पर जाए, वहीं से सिस्टम। आज तो डिजिटलाइजेशन है, कोई भी चीज बड़ी आसानी से आप उसको संभव कर सके। बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है। अब राणा जी, 1 तारीख को बजट पेश होने वाला है, तो बजट के बारे में भी कोई आपका सुझाव है कि बैंकों के और एक ग्राहक के लिहाज से क्या प्रावधान किया जा सकता है? कोई सुझाव आपका? देखिए कि भाई जो आपने जैसे पहले से कह दिया कि जो बजट है वो फुल बजट नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो सरकार है या मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर, वो कुछ ना कुछ चीजें लाते हैं। तो बैंकिंग के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है और उसके लिए बैंकों को कैपिटल देने की जरूरत है। तो वो सरकार उस ढंग पे करेगी कि बैंकों को और सुदृढ़ किया जा सके और बैंकों को बहुत अच्छी पोजीशन पर सरकार के प्रयास से लाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि किसी समय आपको एक खतरा लगता था कि मेरा जो डिपॉजिट है वो अगर बैंक कहीं डूब गया किसी गलती से तो वो उसका नुकसान हो सका, लेकिन सरकार ने अभी उसके लिए 5 लाख रुपए तक के आपके डिपॉजिट की एक बैंक में, एक अकाउंट में गारंटी दी हुई है। लेकिन उस बजट के लिए भी हमारा जी सरकार को एक सुझाव है कि अगर सरकार एक प्रीमियम, शॉर्ट प्रीमियम, बहुत थोड़े प्रीमियम से लेकर एक इंश्योरेंस, डिपॉजिट इंश्योरेंस पॉलिसी लाती है, क्योंकि अभी 5 लाख का जो आपका गारंटी है वो भी बैंक उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं। तो वो तो बैंक कर रहा है, लेकिन मेरा मान लो 1 करोड़ रुपया मेरा बैंक में डिपॉजिट है और मुझे चिंता है कि कल को कहीं किसी कारण से बैंक को डूब गया तो मेरे पैसे का क्या होगा, क्योंकि बैंक और सरकार 5 लाख रुपए तक दे रही है। तो इसलिए हमारा ये सुझाव है कि एक उसके डिपॉजिट इंश्योरेंस पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जाए छोटे अमाउंट के साथ, क्योंकि आज हर चीज के लिए इंश्योरेंस है। आपकी हेल्थ की है, आपकी लाइफ की है, आपके हाउस की है, आपके हाउसिंग लोन की है, गाड़ी की है, हर चीज के लिए है। तो अगर ये एक पॉलिसी सरकार ले आती है तो मुझे लगता है कि लोगों का जो एक विश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है बैंकों के प्रति, और हो जाएगा कि वो जितना भी पैसा अभी तक अगर कोई बैंक में इस कारण से नहीं रखता कि 5 लाख से ज्यादा मेरा पैसा डूब गया तो क्या होगा, तो वो लोग भी अपना सारा पैसा बैंक में रख सकते हैं और उसका इंश्योरेंस करवा सकते हैं और निश्चिंत हो सकते हैं। तो उससे बैंकों को भी डिपॉजिट मिलेगा, लोगों को उसका लाभ मिलेगा कि उनका पैसा सिक्योर्ड होगा, और सरकार को भी जो इतना पैसा मार्केट में लोगों के घरों में पड़ा हुआ है वो बैंकों में डिपॉजिट के रूप में आएगा और इकोनॉमी में उसके अंदर एक बहुत बड़ा योगदान होता है। ये काफी अच्छा आपने सुझाव दिया, क्योंकि इस बारे में आम आदमी सोच नहीं पाता है। जितने भी रिटायर्ड लोग हैं, सेवानिवृत्त हैं, उनके 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख बैंकों में रखे होते हैं और उन्हें हो सकता है उन्हें उनके दिमाग में ना हो कि इंश्योरेंस सिर्फ 5 लाख का है, हमारी जो सुरक्षा बैंक हमें दे रहा है वो सिर्फ 5 लाख तक की है। वो भी अभी बढ़ाया गया रिसेंटली, हाल में जब कुछ बैंक फेल हुए हैं उसके बाद सरकार संसद में कानून लेकर आई है उस राशि को बढ़ा के 5 लाख। पहले मुझे लगता है 1 लाख तक था। हाँ, पहले 1 लाख था। और दूसरा मेरा ये जो है, आपने सेवानिवृत्त रिटायर्ड लोगों के लिए कहा कि उनको जो फंड मिलता है, तो कई बार हम क्या करते हैं, सारा पैसा एक एफडी में डाल देते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो पैसा मिला है हम उसको डिवाइड करके हमारी जरूरत के अनुसार की कौन सा हमें शॉर्ट पीरियड में चाहिए, कौन सा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग पीरियड के लिए होना चाहिए, तो अलग अलग इस प्रकार से करना चाहिए। क्योंकि आज समय समय पर बैंकों में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बदलते रहते हैं, तो अगर शॉर्ट पीरियड के लिए होगा तो उसका लाभ भी हम ले सकते हैं। और किसी लालच में जो ग्राहक है उनको ये नहीं पता चाहिए कि कोई एनबीसी है या प्राइवेट फाइनेंस कंपनी है, वहाँ 1% ज्यादा मिल रहा है। ऐसे लालच में मत फंसे। सिर्फ हो सके सरकारी बैंकों में ही डिपॉजिट करवाएं। प्राइवेट बैंक भी है तो ऐसा बैंक जिसकी साख अच्छी है उसमें जमा करवाएं और
उसके कारण से उनको उसका जो है लाभ मिल सकता है। नहीं तो क्या है कि कहीं वो लालच में फंसे तो पता लगा कि जो प्रिंसिपल है इंटरेस्ट तो मिला नहीं, प्रिंसिपल भी चला गया। तो इसलिए लालच में ना फंसकर और ऐसी किसी कंपनी में भी करवाना है तो AAA रेटिंग ऐसी कंपनियों की रहती है इसी कंपनी में, लेकिन सारा पैसा एक जगह पर ना हम इन्वेस्ट करें। ये बहुत बड़ा एक क्षेत्र है कि आदमी को अपनी पूंजी जीवन भर की कमाई कहाँ रखनी चाहिए, इसके बारे में कई विशेषज्ञ भी अपनी राय देते हैं। पोस्ट ऑफिस में रखें, नेशनल सेविंग में रखें, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में रखें, बैंकों में रखें, कहाँ रखें, तो बहुत बड़ा एक चैप्टर है। लेकिन आपने बैंक और आम ग्राहक के बीच के जो एक संबंध के बारे में बताया है कि सरकार को अगर ग्राहक को कोई शिकायत करनी है तो सरकार बैंक जो है रिजर्व बैंक और तमाम जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं वो मिलकर एक ऐप बना दें। उस ऐप में जो है किसी भी बैंक की कोई शिकायत करनी हो तो उस ऐप में डाल दी जाए और वो बैंक अपने आप देखेगा कि वो शिकायत कहाँ निपटानी है, किसके पास भेजनी, क्योंकि पहले तो बैंक के पास ही जाना पड़ता है, रिजर्व बैंक के ओम्बड्समैन के बाद में वो शिकायत जाती है। तो सबसे पहले बैंक से हमें कॉन्टेक्ट करना पड़ता है। और आपने ऐप के बारे में सुझाव दिया और दूसरा आपने कहा कि जो बैंकों में हमारी पूंजी जमा है, हमारा जमा पूंजी है, उसके सुरक्षा के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए सरकार को या बैंकों को एक ऐसी जीवन बीमा पॉलिसी ऐसी एक सुरक्षा पॉलिसी लानी चाहिए ताकि जितना भी पैसे हमने रखा है उसकी सुरक्षा के लिए हमको गारंटी मिल सके। तो हमारा टाइम भी हो रहा है राणा जी, हम आपसे मिलते रहेंगे। आपने संक्षेप में अगर कुछ और आप कहना चाहते हैं तो आप हमारे दर्शकों को कह सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है, जहां तक मैं खुद महसूस करता हूं कि नए बच्चे तो डिजिटलाइजेशन के मामले में काफी परफेक्ट हैं, वो तो उसको कर लेते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं या जो सेवानिवृत्त लोग हैं, सब हर कोई इस चीज में पारंगत नहीं है कि बिल्कुल ऑनलाइन वो करे। अभी तक तो कई लोग जो है ATM मशीन में जाके काम करना उनको नहीं आता है, तो उनके लिए अगर वो नहीं कर सकते मान लो वो, तो आजकल बैंक जो है आपको डोर स्टेप सर्विस भी देते हैं, उसके लिए मिनिमम वो चार्ज करते हैं। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकों के हैं, आप अगर बैंक में फोन करेंगे कि मुझे पैसा कैश चाहिए तो आपके डिलीवर हो जाएगा, चेक जमा करवाना, कोई भी सुविधा आपको चाहिए तो ऐसी सुविधा भी बैंकों ने डोर स्टेप आपको उस बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू जो है, उनके जो ऑफिसर्स हैं उनके थ्रू शुरू की है। तो उनका भी सेवा का लाभ वो ले सकते हैं कि अगर वो बैंक नहीं जा सकते और वो नेट बैंकिंग या इस तरह की ऑनलाइन बैंकिंग नहीं कर सकते। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भविष्य में मुलाकात करते रहेंगे।